कि राष्ट्रवाद से सीधे जातिवाद पे आपने वहां पर विभाजन की एक रेखा खींच दी। तो क्या करेंगे आगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे फिर? राजनीति जो है वो खून का पानी कर देती है। दोषी किसको मानते हैं जैसे रेगुलेशन लाने में? दोषी तो सब लोग हैं, सारे राजनीतिक दल दोषी हैं उसमें। जहाँ SC ST OBC लिखा है वहीं स्लैश खींच के जनरल लिखते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे, और हम कर रहे हैं विरोध। हम लड़ने पे आएंगे तो हम जंतर मंतर से लेके दिल्ली तक जाम कर सकते हैं। अभी तक हिंदू मुस्लिम बांटने की बात कर रहे थे, आज से आज अचानक आपने जो है जातियों में बांट दिया हमको। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जाता है तो ब्राह्मणों का नरसंहार होता है। आप इस तरीके से करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को आप बर्बाद कर देना चाहते हैं। लाठी से डराएंगे, सत्ता उनके पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं। यूजीसी को लेकर देश की सड़कों पर इस वक्त बवाल मचा है। तमाम सामान्य जाति के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, आखिर उस पर इतना बवाल क्यों? संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करड़ी सेना से हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सामान्य जाति के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि यूजीसी वापस लो। इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। वजह क्या है, विरोध की वजह क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये गजट ऑफ इंडिया है मेरे हाथ में। गजट ऑफ इंडिया है, 13 तारीख की रात में ये जो है ये अधिनियम लागू किया यूजीसी ने। और सरकार ने बहुत होशियारी से बताया कि क्या कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया है। इसमें उन्होंने एक शब्द रखा है, जात आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में पछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव करना। देखिए, हम लोग पहले तो भाजपा सरकार से मेरा ये सवाल है कि राष्ट्रवाद से सीधे जातिवाद पे, जिस राष्ट्रवाद के नारे को लेकर आप आए थे उससे सीधे जातिवाद पे आप आ गए। आपने वहां पर विभाजन की एक रेखा खींच दी जिसमें 80-20 या 85-15 जो भी हमारी आबादी है, कोई उसके आधिकारिक आंकड़े हमारे पास नहीं है कि सवर्णों की क्या आबादी है। लेकिन उन्होंने उच्च संस्थानों में, हायर एजुकेशन में जो ये रेगुलेशन उन्होंने लाया, उससे हमारे वर्ग के बच्चों को पढ़ने में तमाम दिक्कतें हैं। और जो शिकायत का प्रावधान दिया गया कि समता कमेटी बनेगी और ये बनेगा और हेल्पलाइन बनेगा, 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना होगा, उसके तहत यदि कोई अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग या महिलाओं द्वारा कोई उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है तो उस आरोप क्लेरिफाई भी हो जाने के बावजूद ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं दिया गया कि शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता को फ्री कर दिया जाएगा। आप पढ़ने नहीं गए हैं, आप वहां पर जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, अपनी डिग्री बचाने के लिए, या तो मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होकर इंस्टीट्यूशन छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे आगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे फिर? लड़ाई भी आपने बताया सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो अभी लड़ रहे हैं, लेकिन कैसे? अभी सड़कों पे नहीं लड़ रहे हैं। अभी ये जनमानस की लड़ाई, इसमें कोई नेतृत्व नहीं है। अभी तो जनमानस अपने मन से सड़कों पे निकल रहा है। अभी जब हम इसको अवेयर करके निकलेंगे सड़कों पे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। इतनी आबादी तो हमारी है ही है पूरे देश में कि अगर हम लड़ने पे आएंगे तो हम जंतर मंतर से लेके दिल्ली तक जाम कर सकते हैं, और ऐसा हम करेंगे। ये हम आपको आज बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा हम करेंगे जरूर। अभी लोग अवेयर नहीं है, जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जाएगी। दलित संगठन और तमाम जो अन्य संगठन के लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जो समर्थ समाज जनरल कैटेगरी के लोग हैं अगर सड़कों पर निकलेंगे तो हम लोग भी निकलेंगे यूजीसी को बचाने के लिए, कैसे मुकाबला करोगे? अच्छा ये बताइए, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ और आज तक आजाद भारत के पहले मुगलों के समय से आज तक लड़ा कौन लड़ा? घर बैठने वाले घर ही बैठे रहे, लड़ने वालों की संख्या सदैव हमेशा कम रही है। लेकिन लड़ा है उन्होंने, और लड़ के उन्होंने कोई ना कोई रिजल्ट निकाला है। तो हम लोग इन सब बातों से नहीं डरते हैं कि कोई 80% है और कोई 60% इकट्ठा होगा। हमको अगर लड़ना होगा तो ये हमारी हेरिडिटी है, मेरे खून में शामिल है। हम लड़ेंगे और गलत का विरोध हम करेंगे, ये हम करके मानेंगे। तो क्या संदीप सिंह यहाँ से ये बात ऐलान कर रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो सारे सामान्य जाति की ये जो यूजीसी की लड़ाई है उसकी लड़ाई वो सड़कों से लेकर जहां तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे? ऐलान नहीं कर रहा हूँ, घोषणा कर दे रहा हूँ आपके सामने। अभी तो सोशल मीडिया आप जैसे भाई बंधुओं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सड़क पर उतर ही गया है, पब्लिक उतर गई है, जनमानस उतर गया है। अब हम लोग बिल्कुल किसी भी दिन उतर जाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ आपके इस समाज के जो नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं।
देखिए, राजनीति जो है वो खून का पानी कर देती है। राजनीति जो है खून को पानी कर देती है। तो हम लोगों को नेता उताओं की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत हो पार्टियों की गुलामी जिसको करनी हो वो करे। हम आजाद देश के गुलाम बन के नहीं जिएंगे। जिसको पार्टियों की गुलामी करनी हो और जिसको गुलामी में जीना हो वो जाए, उसकी हमको आवश्यकता नहीं। ना हम किसी को पुकार रहे हैं, ना हम किसी को बुला रहे हैं, है ना। हमारे अंदर दम होगा, हम सक्षम होंगे, हमारा समाज सक्षम होगा, हमारा साथ देगा, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जो सवर्ण समाज होता है वो कोर वोटर होता है भारतीय जनता पार्टी का, हर बार समर्थन देता है, चाहे 17 का चुनाव हो, 14 का हो, 22 का हो, 24 का हो और 27 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में क्या बीजेपी अब सुन नहीं रही आप लोगों की, आपके समाज या सवर्ण समाज जो है उनकी बातें, क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है आपकी नजरों में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रवाद से जातिवाद, ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने वोट बैंक को निर्धारित करने के लिए सारी व्यवस्था की है। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि अखिलेश यादव के कोर वोटर कौन है, आप जानते हैं बहन जी के कोर वोटर कौन है, आप ये जानते हैं कांग्रेस के कोर वोटर है। और ये भारतीय जनता पार्टी जब 1990 में 2 सीटों पे थी तो ये बनियों की पार्टी कहलाती थी, बाद में ये सवर्णों की पार्टी कहलाई। जो हिंदुत्व की बात करने वाली ये पार्टी, हिंदुत्व की बात करने वाली ये पार्टी, हिंदुत्व का सबसे ज्यादा झंडा अगर इस देश में किसी ने उठाया तो सामान्य वर्ग ने उठाया है। आज वो 2047 का जो उनका संकल्प है विकसित भारत, वो बगैर सामान्य वर्ग के लोगों को लेके वो बनाना चाहते हैं। ये मेरे महामानव की हमको लगता है महामानव की इच्छा है। और इस तरह अगर वो देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो बना ही लेंगे। दोषी किसको मानते हैं जैसे रेगुलेशन लाने में? दोषी तो सब लोग हैं, सारे राजनीतिक दल दोषी है उसमें, सब लोग मेंबर थे उसमें, किसी ने भी तो विरोध नहीं किया। आप किसी एक पार्टी को कैसे कह सकते हैं? सभी लोग तो मेंबर थे उसमें भाई। उसकी उठा लीजिए, उसमें समाजवादी पार्टी के भी मेंबर थे, उसमें भाजपा के ज्यादा मेंबर थे, उसमें टीएमसी के मेंबर थे, उसमें कांग्रेस चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। तो सभी लोग दोषी हैं, सब लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सब लोगों ने ऐसा किया है। और तो हम किसी और को जैसे सरकार तो कह रही है कि समानता लाने के लिए कि शैक्षिक जो संस्थान है वहां पर भेदभाव ना हो, सबको समानता मिले, सब अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए यूजीसी ला रहे हैं। किसी होटल में खाने जाते हैं तो वेटर से नाम पूछते हैं? आप पूछते हैं नाम? नहीं पूछते हैं। किस जात से आता है, किस वर्ग से आता है, पूछते नहीं? पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। शादी में कैटरिंग की व्यवस्था होती है, वहां पे कौन वेटर काम कर रहा है, आप नाम पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। लेकिन अब आपने मजबूर कर दिया कि हम लोग पूछेंगे। भेदभाव दूर कर, 2012 का चल रहा था उसमें आपने ओबीसी जोड़ दिया। कई लोगों का क्लियरिफिकेशन है। निशिकांत दुबे बहुत पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है गोड्डा से, उन्होंने कहा कि लोग गलती से ले रहे हैं। मैं कहता हूं मैं गलत हूं, मैं मानता हूं। जहां SC ST OBC लिखा है वहीं स्लैश खींच के जनरल लिख दें या उसको काट के स्टूडेंट कर दें, हम फिर जय जयकार करने लगेंगे। हमको कोई दिक्कत थोड़ा ना, हमने इतने दिन किया, फिर करने लगेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे, और हम कर रहे हैं विरोध, हम तो खुल के कह रहे हैं। ये एक और हमने सोशल मीडिया पे चर्चा सुना, तमाम जो दलित संगठन के लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं कि जो लोग कल तक ये चिल्ला रहे थे कि जात पात की करो विदाई, सब मिलकर हिंदू भाई भाई, आज जैसे ही यूजीसी आया तैसे ही इन लोगों की फिर जातवादिता उछलने लगी, तुरंत विरोध करने लगी। हमारी नहीं उछलने लगी, मेरी नहीं उछलने लगी। हम तो राष्ट्रवाद के संकल्प के लिए भाजपा के संग गए थे, हम राष्ट्रवाद के संकल्प के लिए गए थे। ये राष्ट्रवाद में नहीं आता है, ये जातिवाद में आ गया। ये राष्ट्रवाद में आ रहा होता तो हम क्यों विरोध करते? ये तो जातिवाद में हो गया। आप अभी तक हिंदू मुस्लिम बांटने की बात कर रहे थे, आज अचानक आपने जो है जातियों में बांट दिया हमको। हम तो कहते हैं सरकार के दम हो, मैं सरकार को बहुत अच्छा मानता हूं, सरकार के दम हो, जैसे राम मंदिर बनाया, जैसे 370 हटाया, वैसे सरकार का दम हो तो सारी जातियों के नाम के आगे से जातियों का नाम हटा दे, सारे व्यक्तियों के नाम के आगे से हटा दे जातियों का नाम। तो सरकार के दम थले तो आई यूजीसी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? नहीं, सरकार, मैं क्या कह रहा हूं आप मेरी बात समझिए, सरकार के दम हो तो जातियों का नाम हटा दे। और कौन हम का कहां विदाई की? आपने हमको मजबूर किया, हमको भी, हम भी इसी समाज में रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी लड़े हैं। आप इतिहास उठा के देखिएगा, इतिहास के पन्ने खाली हो जाएंगे अगर हम लोगों का निकाल दिया जाएगा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जाता है तो ब्राह्मणों का नरसंहार होता है, काशी विश्वनाथ तोड़ा जाता है, ब्राह्मणों का नरसंहार होता है, राजपूतों का नरसंहार होता है। उसके बावजूद लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने किले, रियासतें, गढ़, सारी सब कुछ चीजें दे दी। हमने कभी कुछ नहीं मांगा, हमने आरक्षण नहीं मांगा, मैंने आपके आरक्षण का विरोध नहीं किया। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को आप बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप ये लगे हुए कि आने वाली पीढ़ी पढ़ाई ना कर पाए। शिक्षा एक
शिक्षा का समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसमें कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। आप दीजिए आरक्षण, आप खूब पढ़ाइए, इंटर तक हायर एजुकेशन फ्री कर दीजिए, लेकिन प्रतिभाओं की सम्मान का उचित अवसर सबको बराबर से मिलना चाहिए। ये मैं पहले भी कहता था, ये मैं आज भी कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से ये जातीय विभेद ये पैदा करेंगे तो लड़ाई सड़कों पे आएगी। उसके लिए ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि लड़ाई अगर सड़कों पे आएगी तो पुलिस की लाठियां भी खूब चलेंगी। लाठी से हम लोग डरे हैं कभी? हम लोगों ने कभी लाठी से डरे हैं? लाठी से डराएंगे? सत्ता उनके पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, वो लोकतंत्र में जनसेवक की भूमिका नहीं है। हिटलर ने यहूदियों का इसी तरह हिटलर ने कत्लेआम कराया था तो उसका कत्लेआम दिखाई पड़ा था। आप जो कर रहे हैं ना, बगैर कत्लेआम कराए खत्म करने का जो आपका प्रयास है ना, ये सफल नहीं हुआ। लाठी उठी से कौन लड़ता है? हम लोग लड़ाका कौन है? हम लोग लाठी उसी से डरेंगे, गोला बम बारूद से तो डरे ही नहीं आज तक। यूजीसी से क्या लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है अगर ये लागू होता है और इसी तरीके से चलता रहा तो? बहुत सोची समझी योजना है। देखिए, ऐसा था कि अभी तो हम लोग आरक्षण में क्रीमी लेयर हटाने की बात करते थे। हम लोगों की जो लड़ाई थी, आपने देखा होगा, करणी सेना लड़ती थी क्रीमी लेयर हटा दीजिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोदी जी ने दिया था, जिसमें 10%, जिसमें सरलीकरण को लेकर अभी हम लोगों ने 19 तारीख को पिछले महीने बनारस में एक आंदोलन भी रखा था, जिसमें सरकार ने कुछ मांगों पे हमसे कहा कि ये हो जाएगी। तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे ही नहीं तो आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी। भाई, हम जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। तो पहली बात तो हम हायर एजुकेशन में जाएंगे नहीं, जाएंगे तो मुकदमा झेलेंगे। मुकदमा झेलने के बाद वैसे भी कैरियर खत्म हो जाता है, भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर ये 2047 का विकसित भारत में सामान्य वर्ग की कोई भूमिका नहीं रहेगी और महामानव को शांति का और सामाजिक समरसता का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। कौन है महामानव? महामानव को सब लोग जानते हैं। कौन महामानव? एक ही है। कौन है महामानव? मतलब महामानव को इस देश में सब व्यक्ति जानता है। जो भी बता दीजिए कैमरे पास, महामानव आप कौन? पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पता है महामानव कौन। जैसे बाबा जी कहते हैं तो आप लोग जान जाते हैं बाबा जी कौन, वैसे महामानव को भी सब लोग जानते हैं। महामानव जो है विश्वगुरु बनने की कगार पे भारत को ले जा रहे हैं, लेकिन उनको सामान्य वर्ग की भूमिका नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो अपने, हम लोग मजाक समझते थे जब वो सदन में खड़े होते थे, कहते थे मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ। उनको गर्व है पिछड़ी जाति में पैदा होने में। भाई, सबको गर्व होना चाहिए, जो जिस जाति में पैदा हुआ उसको गर्व होना चाहिए। मैं क्षत्रिय में पैदा हूँ, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। लेकिन तब हम लोग ये समझ नहीं पाए कि उनको गर्व इस बात का था कि कल को वो सत्ता पाने के बाद हम लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे। तो क्या एकदम झूठ है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? विश्वास तो उन्होंने तोड़ दिया। सबका साथ अगर लिया होता तो सामान्य वर्ग के छात्र भी रहे होते। ये तो नारा दिया गया था, सत्ता में आ गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब बीजेपी धीरे धीरे करके जो उसके कोर मतदाता थे, जनरल कैटेगरी के लोग, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, ये उनसे अब दूरी बना रही है। और दूरी बनाने की वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा मैं आपको बताया ना, दूरी बनाने की वजह कुछ नहीं है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कभी किसी समय में काशीराम जी ने दिया था। ठीक है, वो बहन जी ने भी कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बाद में बहन जी को समझ में आ गया तो उन्होंने तमाम रिलैक्सेशन दे करके अपनी सरकार बनाई। तो दूरी तो इसलिए बन रही है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये वोट बैंक जो है, ये पढ़ा लिखा वोट बैंक है, ये हमारे कार्य क्षमता के अनुरूप जो है कभी कभी काम नहीं करता है। तो हम बाकी 80% लोगों को इकट्ठा करके राजनीति में रहें और सत्ता में इस तरीके से व्यवस्था बनाते रहे और सत्ता में हम आते रहे। सत्ता पाने की लड़ाई है, हम लोगों को बाहर करने की लड़ाई है, इतना ही उनका। और वो बार बार कहते थे, वो अब हमको समझ में आ रहा है कि मैं पिछड़े में पैदा हुआ हूँ, तो बस ठीक। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी आप लोगों की लड़ाई में अब कूद गए हैं। कह रहे हैं कि इससे समाज में बड़ी वैमनस्यता पैदा होगी, एक संघर्ष व्याप्त होगा। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है कि जो मैदान में आया, नहीं तो बाकी लोग तो जो है कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी लोगों ने अपने को बंद कर लिया है। बाकी आपको यूजीसी में बात करने के लिए सवर्ण समाज के साथ साथ नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया राजनीति खून को पानी कर देती है और खून में अगर उबाल नहीं होगा तो आपके जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं देवेंद्र प्रताप सिंह को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक शुरुआत की है और महादेव चाहेंगे तो हम लोग भी। अच्छा, ये जो ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं, बहुत सारे नेता बैठक भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय नेता हैं, ठाकुर नेता हैं जो अपने नाम के आगे शिरोमणि लिखाते हैं, ठाकुरों के बड़े
नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, दबदबे की बात होती है, वर्चस्व की बात होती है, कहा जाता है बेबाकी से अपनी बयान रखते हैं, फिर ये यूजीसी पे चुप्पी क्यों? उसमें कई सारे नेताओं का नाम ले सकता हूं, लेकिन लेने की आवश्यकता नहीं, आप भी जानते हैं। मैं भी जान के, जैसे आप महामानव जान के, वैसे मैं भी जानता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मुगलों से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे, बाकी कोई लड़ और नहीं रहा था। लड़ने वालों, मैंने आपसे कहा, लड़ने वालों की संख्या हमेशा कम होती है। ठीक है, कुछ लोग स्वार्थवश नहीं लड़ते हैं, कुछ लोग राज्य सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ते हैं, कुछ लोग सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं। तो जो त्याग करेगा, जो लड़ेगा, नाम उसी का होगा। इतिहास में राणा प्रताप को छोड़ के कोई किसी का नाम लेता है? होगा, दबदबा रहा होगा, बहुत लोगों का रहा होगा। उस समय भी तमाम स्टेटें थी राजस्थान में, लेकिन राणा प्रताप को आज भी लोग इसलिए पूछते हैं कि राणा प्रताप लड़ाई लड़े, जुर्म के खिलाफ। हाँ, तो लड़ने वाले हमेशा कम होते हैं और बैठ के देखने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन उन लड़ने वालों को जिस प्यार से भाजपा सरकार ने किनारे किया और बैठ के देखने वालों को ये इतना बड़ा सिस्टम प्रोवाइड करा दिया, उनके हाथों में सौंप दिया, तो वो उसका देखिए, उसका परिणाम कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो आप निश्चित जानिए। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने पेज देखे, उस पे लिखा था, जैसे राजपूत नाम से एक पेज चला था, उस पे लगभग 8-9 लाख फॉलोवर थे। अलग अलग पेजेस पे मैं गया, लोगों को मैं देख रहा था कि क्या कुछ लोग इस पूरे मुद्दे पर लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को घेरने की बड़ी तैयारी है और यूजीसी SIR के ये सब लाकर एक माहौल और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो नाराज हों, बीजेपी की सीटें घटे और योगी को हटाया जा सके। इस बात में सच्चाई है कुछ? देखिए, जब राष्ट्र पर संकट आएगा, राणा सांगा की लड़ाई जब हम लोग लड़ रहे थे रामजी लाल सुमन के खिलाफ, तो उस समय ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो राष्ट्र पर संकट आया तो हम लोगों ने उस लड़ाई को वापस ले लिया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। तो राष्ट्रवाद की लड़ाई में और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर किसी को शहीद होना है तो हो जाए, रुकेगी नहीं लड़ाई। राष्ट्रवाद अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई शहीद होता है अपनों के बीच में, सो हो जाए। शहादत तो झेलनी पड़ेगी, जब मैदान में उतरे हैं तो शहादत झेलने के लिए भी तैयार है। तो हमारे ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं है कि वो उनको हटाने के लिए कर रहे हैं कि कराने के लिए कर रहे हैं। मुझे ये मालूम है किसी भी पार्टी की राजनीति करने वाले नेता की हैसियत नहीं है कि वो इसका विरोध कर सके, वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हो, वो कोई भी हो। तो उस लड़ाई में अगर वो लोग शहीद होते हैं, वो हमारा साथ छोड़ते हैं, तो भी हमको कोई परेशानी का विषय नहीं। एक और सवाल मैं आपसे ले लूंगा, आखिरी सवाल है कि क्या कर्णी सेना जो अन्य ब्राह्मण संगठन है, चाहे ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजेंद्र त्रिपाठी ने भी कहा कि हम क्षत्रियों से भी आह्वान करते हैं और तमाम क्षत्रिय महासभा है उनसे भी हमारी बातचीत, उन्होंने सबने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्या सब मिलकर लड़ेंगे या कर्णी सेना अकेले लड़ेगी? मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई नेतृत्व नहीं करेगा, कोई नेतृत्व नहीं करेगा, सब मिलकर जनमानस लड़ेगा। जनमानस, हाँ, कोई नेतृत्व नहीं करेगा, सब जनमानस। जो ये कहता है नेतृत्व करेंगे, तो उसको उसी तरीके से जो नेता, राजनेता हमारी समाज से निकल के बन गए, हम लोग उसी तरीके से उसका बायकाट करेंगे। किसी नेतृत्व की जरूरत है, जनमानस की लड़ाई जनमानस लड़े। क्या आह्वान करेंगे ठाकुर समाज से, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से और वैश्य समाज, सारे सामान्य वर्ग के समाज, सामान्य वर्ग में आने वाले समस्त समाज से मैं आह्वान करूंगा कि आपके बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। आपको जो पार करना था वो आपने पार कर लिया, अब आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई में जिस तरीके से सहयोग दे सकते हैं दें, क्योंकि लड़ने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। अब जो महादेव की इच्छा होगी वो होगा। लास्ट सवाल हम एक और ले लेते हैं, अगर नहीं निकलते हैं तो क्या होगा इनके बच्चों के भविष्य के साथ, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या होने वाला भविष्य। भविष्य बहुत आसान भविष्य है। 5 साल में 9 लोग अच्छी डिग्री लेके इस देश से पलायन कर गए हैं, इन्हीं सब गजट्स वगैरह की वजह से। यही SC ST और ये सब दुनिया भर का जो चल रहा है देश में, तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे। तो आप पहले सपना देखना बंद कर दीजिए। अगर आप लड़ने नहीं निकल रहे हैं, अगर आप पेट भरने के लिए केवल जी रहे हैं, तो आप आराम से जिए, पेट भरते रहिए, लेकिन आपके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। तो जो आप बड़े गर्व से कहा करते थे कि मेरे बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मजदूरी करते हुए उनको बहुत जल्दी मनरेगा में देख लेंगे। चलिए, आप थे कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह, जिनसे हमने यूजीसी को लेकर बातचीत की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस वक्त हमारी लड़ाई में शामिल होइए। आम जनमानस से मैं सहयोग की उपेक्षा करता हूं, और जो लोग आएंगे उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। नहीं तो बताने की आवश्यकता नहीं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस वक्त जो जनरल कैटेगरी समाज के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है और आने वाले भविष्य में उनके बच्चों के साथ क्या कुछ होने वाला है।